ओके, तो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद है इसके पहले के 3 लेक्चर्स आप देख चुके होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें समझ आ रही होंगी। हालांकि आपका इंटरेस्ट उतना मुझे नहीं दिखा उन वीडियोस में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम पूरा कवर करें। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पिछली क्लास में जहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी वो इसी पर ख़त्म हुई थी कि हम हीट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ट्रांसफ़र होती है। और हीट के ट्रांसफ़र होने का एक ही रीज़न है, और रीज़न ये है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब कभी भी किसी दो लोकेशन का, दो जगह में टेम्परेचर का अंतर आएगा, किसी एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, और किसी दूसरी जगह का टेम्परेचर कम होगा, वो ठंडा होगा। तो किसी भी दो लोकेशन के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वाटर फ्लो होती है, पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी फ्लो होती है। जैसे हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि नदियां जो हैं वो किस तरफ फ्लो होती हैं, नॉर्थ से ईस्ट, कि ईस्ट से वेस्ट, कि ईस्ट से साउथ, कि नॉर्थ से साउथ, या किस तरफ, साउथ से नॉर्थ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या किस तरफ नदियाँ फ्लो होती हैं? तो आपका जवाब होगा, कोई बच्चा कहेगा पूरब से पश्चिम नदी फ्लो होती है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो नदी है वो उत्तर से दक्षिण जाती है। तो सबके यहाँ तो अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है, पानी के फ्लो होने का एक ही नियम है, पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होती है। यही वजह है कि जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो सारे नदी नाले या जो भी झील हैं, सब का पानी नीचे जाता है, फ्लो होकर के ओशन में गिरता है, हिंद महासागर में या पैसिफिक ओशन में, जहाँ भी। या हमारे चारों तरफ जो तीनों साइड से हमारे जो ओशन घिरे हुए हैं, अरेबिक ओशन हो गया, नीचे इंडियन ओशन हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इन सब खाड़ियों में जाकर के वो पानी गिरता है। तो इसका मतलब है जो भारत का नक्शा ऐसे दिखता है आपको, सारे नदियों का पानी नीचे जाके गिरता है। इसका मतलब है नीचे वाला हिस्सा नीचे है और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है। भारत के नक्शे का वो इस तरह से है, ऐसे। इसीलिए कश्मीर से लेकर के सारी नदियां ऐसे नीचे जाती हैं कन्याकुमारी की तरफ, क्योंकि ये वाला इलाका कश्मीर वाला ऊंचा है और बाकी सारी ज़मीन हमारी ऐसे नीची है। तो समुंदर जो है वो सबसे निचली सतह पर है। इसीलिए जब आप रेलवे में सफ़र करते हैं, ट्रेन में, तो ट्रेन के स्टेशन जब पढ़ते हैं और उसमें येलो कलर का बोर्ड बना होता है स्टेशन में, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, या अगर नहीं दिया होगा तो अब ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं। हर स्टेशन में येलो कलर से स्टेशन का नाम लिखा होता है, येलो कलर के बोर्ड में ब्लैक कलर से नाम लिखा होता है, और नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। समझ आया? तो हर लोकेशन का, हर जगह का जो हाइट है वो हमेशा हम कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल से, सी लेवल से। सी लेवल से ही डिस्टेंस को क्यों नापते हैं? क्योंकि सी लेवल हमारी दुनिया में सबसे निचली जगह मानी जाती है, क्योंकि हर जगह का पानी कहाँ जाता है? सी में गिरता है। तो सी लेवल सबसे निचली जगह है। इसीलिए सारे लोकेशन का, सब जमीन का, हर शहर, हर गांव का डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता है? सी लेवल से नापा जाता है। आया समझ में? तो सी लेवल से हम इस तरह से डिस्टेंस नापते हैं कि कौन सा शहर कितनी ऊंचाई पर पड़ता है। आया समझ में? दिस इज सी लेवल डिस्टेंस। ओके, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से हीट भी हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो होती है। अब भले ये दो बॉडी हो या दो लोकेशन हो, दो जगह हो, एक जगह जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका गर्मी ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और एक जगह जिसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो ज़्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ फ्लो होती है। ठीक है? और जब हीट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ फ्लो होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। आप भी मेरे साथ नोट करेंगे। तो ये हम नोट कर लेते हैं, व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलग अलग होने के कारण, दो लोकेशन का, दो प्लेस का टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफ़र। अब हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? कितने तरीके होते हैं हीट ट्रांसफ़र होने के? तो आंसर है, हीट के ट्रांसफ़र होने के एक से ज़्यादा मेथड हैं। देयर आर फ्यू मेथड्स विच आर अडॉप्ट बाय हीट टू ट्रांसफ़र इट सेल्फ। दैट मेथड्स वी विल नोन। नोट कर लेते हैं, चलिए। देयर आर सेवरल मेथड। सेवरल मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा।
देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर हीट ट्रांसफर. देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर हीट ट्रांसफर. कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1, पहला जो देखिए, ये डिपेंड करता है हम जो मेथड्स के नाम बना रहे हैं कि अलग अलग मेथड होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के. ये जो हम अलग अलग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं, ये बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल रख रहे हैं. यानी कैसा वातावरण है, कैसे साधन उपलब्ध हैं, उस साधन को देखते हुए, उस मीडियम को देखते हुए हीट ट्रांसफ़र का मेथड डिसाइड किया जाता है. समझ आया? जैसा साधन, जैसा मीडियम, जैसा सब्सटेंस या जैसा मटेरियल अवेलेबल रहेगा, हीट उसके हिसाब से ट्रांसफ़र होगी और हम भी उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे. ठीक, तो हमने इस तरह से पहली जो कैटेगरी बनाई हीट ट्रांसफ़र का, उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. दूसरा हमारा जो मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन. ठीक, और तीसरा हमारा जो मेथड होता है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन. ठीक, तो ये 3 मेथड हमको पढ़ने हीट ट्रांसफर के. तो इन 3 तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? नोन, कंडक्शन. व्हाट इज द सेकंड मेथड? कन्वेक्शन. एंड व्हाट इज द थर्ड मेथड? रेडिएशन. ठीक है, अब इसको हम बारी बारी स्टडी करेंगे और आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो यही तीनों है. तो इन्हीं तीनों को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की. नंबर 1, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होना. अब इस सबसे पहले आप ये समझिए कंडक्शन किसको बोलते हैं. ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है जब कोई दो चीज आपस में कांटेक्ट में रहें, यानी टच रहें, और एक बॉडी अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दे. तो कंडक्शन के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है. बगैर कांटेक्ट के हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते कंडक्शन. कंडक्शन शब्द किससे बना है? कंडक्ट से. कंडक्ट, और कंडक्ट के लिए हमको कांटेक्ट बनाना पड़ता है. समझ आया? तो जब भी कोई दो चीज़ आपस में ऐसे कांटेक्ट में रहेंगी, एक बॉडी ज़्यादा गर्म है, एक बॉडी कम गर्म है, आपने दोनों बॉडी को ऐसे जोड़ दिया कांटेक्ट में, तो ज़्यादा गर्म वाली बॉडी से हीट निकल के कम गर्म वाली बॉडी में चली जाएगी. ठीक है, ये जो हीट के फ्लो का मेथड है, इस मेथड को क्या बोलेंगे? कंडक्शन. इसको इस तरह से समझिए, जैसे यहाँ पर हम एक गर्म बॉडी ऐसे रखते हैं, एक पत्थर हम गर्म करके लाए, सपोज ये एक पत्थर है एंड दिस पत्थर इज हॉट बॉडी, और इसको हमने कोल्ड बॉडी के साथ रख दिया ऐसे, दिस इज कोल्ड बॉडी. ये ठीक, तो एक गर्म बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के साथ हमने ऐसे चिपका दिया. ठीक है, जैसे ये गर्म पानी का प्याला है और ये बर्फ वाला प्याला है, दोनों को हम ऐसे आपस में जोड़ के रख देते हैं. क्या होगा? आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जिसके अंदर बर्फ भरी हुई थी ऊपर पिघलने लग जाएगी, और बर्फ बगैर हीट लिए पिघलती नहीं है. इसका मतलब है इसमें से हीट निकल के इसमें चला जाता है. समझ में आया? तो हीट जो है वो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम ये देखेंगे कि इस कोल्ड बॉडी के अंदर जो आइस हमने रखी थी वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा. अब होगा क्या? अगर इसमें से हीट निकल के इसमें जा रही है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिस बॉडी में हीट एंटर करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जिस बॉडी से हीट निकल जाएगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो जो पहले बहुत ज़्यादा गर्म था हीट के कारण, अगर हीट इसमें से निकल के दूसरी बॉडी में चली गई तो इसका अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जिस बर्तन में हीट चली जाएगी उसका अपना टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो आप एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के साथ जैसे कनेक्ट करते हो, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो हो जाती है, लेकिन इसके फ्लो के लिए हमने रास्ता क्या बनाया? इन दोनों को जोड़ा. अगर ये दोनों जुड़े नहीं होते तो इसकी हीट इसके अंदर नहीं जाती, तो हमने कांटेक्ट बनाया. कांटेक्ट बनाने के कारण से ये जो हीट फ्लो का मेथड है इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन. किसके कारण? यहाँ हमने इसको किस में रखा है? कांटेक्ट में. दिख रहा है? इसको हमने आपस में कनेक्ट किया, दोनों आपस में कांटेक्ट में है और हीट फ्लो हो रहा है. हीट फ्लो के इस मेथड को क्या बोला जाता है? कंडक्शन बोला जाता है. समझ में आया? इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक दो एक्सपेरिमेंट इसके, तो वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम कंडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, देखिए इसका हम जो एग्जांपल ले रहे हैं आपकी बुक से कोट कर रहे हैं. आपकी बुक में उन्होंने पेज नंबर 36 में
कंडक्शन के नीचे एक्टिविटी 2 का एक कॉलम लिखा है पूरा, ठीक है। उसमें ये बताया है कि आपको कुछ रॉड्स लेने हैं सेम लेंथ की, सेम मोटाई की, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई उसकी लंबाई एक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। 3 अलग अलग मटेरियल के रॉड ले लीजिए, एक एल्यूमिनियम का ले लीजिए, एक कांच का बना हुआ रॉड ले लीजिए, एक प्लास्टिक का बना हुआ रॉड ले लीजिए, कोई भी, यानी 3 अलग अलग आपको रॉड लेने हैं। तो एक हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, एक ग्लास का बना हुआ रॉड ले लेते हैं यानी कांच का बना हुआ, और एक ले लेते हैं लकड़ी का बना हुआ रॉड, डंडा, ठीक है। और ये डंडे हम ऐसे रख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा एक्सपेरिमेंट क्या है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये हमने एक रॉड लिया ऐसे, और इसी तरह से एक दूसरा रॉड हम ले लेते हैं, दूसरा रॉड भी यहीं पे हम बना लेते हैं ऐसे। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम ये ओरल डिस्कस करके आगे निकलेंगे। इनके सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं और इसका रीज़न पूछा जाता है कि इसमें हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, ये क्या है और किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है, बस इतना आपसे इसमें से पूछा जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, इसके मेथड याद रखेंगे, वो हम अभी नोट कर देंगे, आप आराम से लिख लेंगे। पहले जो एक्टिविटी है उसको मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझिए। हमने रॉड लिया, सपोज हम किसी 2 रॉड को कंपेयर कर रहे हैं, आप 2, 3, 4, 5 जितने भी रॉड चाहें लेकर के कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोमबत्ती लेंगे, कैंडल, और कैंडल को जला करके उसकी कुछ बूंदें यहाँ पर गिराएंगे ऐसे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप ऐसे गिरा लिए कैंडल के, ठीक, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हमने ऐसे गिरा लिया कैंडल के, यहाँ पर दूसरे रॉड में हमने यहाँ ड्रॉप गिराया, यहाँ पर दूसरे रॉड में ड्रॉप गिराया, ठीक है, समझ में आया। ये मोमबत्ती है, कैंडल का ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्स। और ये क्या चीज़ है, दिस इज रॉड। तो सपोज ये मान लो एल्यूमिनियम है, यानी मेटल का, एल्यूमिनियम क्या चीज़, धातु, मेटल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रॉड। और सपोज ये लकड़ी का रॉड है, या ग्लास ले लेते हैं, कांच। तो ये 2 रॉड हमने लिया, दोनों में यहाँ हमने वैक्स लगाया। वैक्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पेपर पिन ले लेते हैं, पिन जो हम पेपर में फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आल पिन ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऐसे पेपर पिन इसमें डाल दिया। अब जाहिर सी बात है मोम है तो मोम में तो पेपर पिन घुस जाएगा, तो यहाँ पर भी हम ऐसे पेपर पिन इसमें लगा देते हैं, इसमें भी पेपर पिन ऐसे लगा दिए, इसमें भी पेपर पिन हम ऐसे फंसा देते हैं, ठीक। दीज आर पिन, दिख रहा है, मोम के अंदर, मोम के ऊपर से पिन हमने ऐसे फंसा दिया। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ आग जलाएंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको भी, लेकिन कहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ नहीं, इधर इस एंड में, एक किनारे में गर्म करना है और इसको देखना है, एक घड़ी लेके बैठ जाना है, और ये कब पिघलता है, मोम कब पिघलता है, और उसमें फंसी हुई ये जो आल पिन है, ये कब गिरता है। ये मोम पिघलेगा तो ये पिन गिर जाएगा, अभी मोम सॉलिड है तो ये फंसा हुआ है ऐसे, इसको हम गर्म करेंगे, मोम पिघलेगा और ये आल पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी, समझ आया। और उसका टाइम आपको नोट करना है। टाइम को नोट करने से क्या पता चलेगा कि किसमें हीट ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के गई, किसमें हीट ज़्यादा फास्ट जाती है, समझ आया। जिसमें भी हीट ज़्यादा फास्ट जाएगी हम बोलेंगे उसमें कंडक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कंडक्शन का मतलब होता है हीट कितनी फास्ट चलती, कितनी आसानी के साथ मूव होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से हीट को कंडक्ट करता है, और इसके बेसिस पर हम लोग मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आग जलाते हैं, सपोज यहाँ पे हमने आग जलाया, एक मोमबत्ती रखा, ये उसका फ्लेम है, सपोज ऐसे जला देते हैं, दिस इज़ फायर। यहाँ पर भी हम ऐसे मोमबत्ती जला देते हैं नीचे, दिस इज़ फायर। आग जलाया, आग जलाने से क्या होगा, ये हिस्सा गर्म होगा, ठीक है। अब ये मेटल की बनी हुई रॉड है, एल्यूमिनियम है, आप कुछ भी ले लो, स्टील ले लो, लोहा ले लो, पीतल ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, जो भी लेना ले लो। इसको आपने गर्म किया, गर्म करेंगे। अब आप ये देखेंगे हम दोनों रॉड को एक समान गर्म कर रहे हैं, एक कांच की बनी रॉड है और एक मेटल की बनी हुई रॉड है, दोनों को हमने एक समान एक टाइम पे गर्म करना स्टार्ट किया। अब होगा क्या, होगा ये कि थोड़ी देर के बाद हम ये देखेंगे कि पहले ये वाला मोम पिघला, और पिघलेगा तो ये वाला जो रॉड हमने लगाया है इसमें, यानी आलपिन हमने लगाया, ये आलपिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस को समझिएगा ना थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है, मेल्ट। यहाँ पर ये जो हमने मोम लगाया था, ये मोम क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट। और मेल्ट होगा तो ये जो पिन है, ये पिन यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला मोम पिघलेगा और ये पिन नीचे गिर जाएगा, समझ आया। यही काम इसमें भी होगा, लेकिन किसी एक रॉड में ये काम पहले होगा और दूसरे रॉड में थोड़ी देर के बाद होगा। यानी पहले तो यही वाला क्या कहते हैं, वैक्स पिघलेगा, मोम पिघलेगा और ये वाला पिन गिरेगा। इसमें भी पहले यही वाला पिन नीचे गिरेगा और बाद में ये वाला पिन नीचे गिरेगा, क्योंकि हीट ऐसे चल रही है तो हीट पहले यहाँ पहुँचेगी इसके पास और उसके बाद फिर इसके पास पहुँचेगी। लेकिन अगर हम दो रॉड को कंपेयर कर रहे हैं
तो इसका मतलब है हम ये देख रहे हैं कि पहले किसका आलपिन नीचे गिरता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि मेटल वाले रॉड का फर्स्ट आलपिन पहले गिरेगा कि ग्लास वाले रॉड का फर्स्ट आलपिन पहले गिरेगा। ठीक है, ये आप बताइए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये समझिए कि देखिए हम तो गर्म यहाँ पे कर रहे थे, ये काहे को पिघल गया। मोम कब पिघलता है? जब उसको हीट मिलती है, गर्म जब होता है तभी मोम पिघलता है। अगर यहाँ मोम पिघल रहा है तो इसका मतलब है हीट यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन गर्म तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये काहे को परेशान हो रहा है? तो इसका मतलब है यहाँ हमने जो गर्म किया, इसको हीट दिया, वो हीट इस रॉड के अंदर ऐसे चली, ऐसे, और चल करके इस मोम तक पहुँच गई, इसको पिघला दी। सिमिलरली यहाँ पर ग्लास के रॉड को हमने गर्म किया तो यहाँ से भी हीट ऐसे चली और हीट चल के इसको क्या की, इसको पिघलाई और पिघला करके इसके आलपिन को भी नीचे गिरा दी। समझ आया? तो इससे हमको पता चलता है कि हीट इस कंडक्टर के अंदर चल रहा है, इन मेटल के अंदर या रॉड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ आया? इस टाइप का जब हीट ट्रांसफर होता है जिसमें कोई मटेरियल की हमको आवश्यकता पड़ती है और मटेरियल के अंदर हीट ट्रांसफर होता है, इस तरह के हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कौन से रॉड में पहले वाला आलपिन पहले गिरेगा? तो जाहिर सी बात है मेटल बहुत जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू वुड, एज कंपेयर टू ग्लास। तो ये बहुत जल्दी गर्म होता है, तो ये बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर भी करता है। समझ आया? तो इसमें तुरंत हीट यहाँ पहुँच जाएगी, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये गिरेगा। तो किसके अंदर हीट बहुत आसानी से चल सकता है? मेटल के अंदर। इसलिए मेटल क्या है? मेटल एक बहुत अच्छा चालक है जिसके अंदर हीट बहुत आसानी से चली जाती है। तो मेटल को हम बोलेंगे दीज आर वेरी गुड कंडक्टर। कंडक्टर किस चीज़ का? कंडक्टर किस चीज़ को अलाउ कर रहा है ये अपने अंदर से चलने के लिए? हीट को। इसलिए किस चीज़ का कंडक्टर है, किसको चलाता है अपने अंदर से? हीट को। इसलिए इसका हमने नाम रख दिया इट इज़ गुड कंडक्टर या कंडक्टर। तो दोनों में बेटर कंडक्टर कौन है? जो ज़्यादा आसानी से हीट को अपने अंदर जाने देता है, बहुत जल्दी से जाने देता है। तो मेटल अपने अंदर से बहुत जल्दी हीट को जाने देता है आसानी के साथ। सो मेटल इज गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू प्लास्टिक या एज कंपेयर टू ग्लास या एज कंपेयर टू वुड। समझ में आ रहा है? और अगर हम यहाँ लकड़ी ले लेते तो लकड़ी को हम यहाँ गर्म करते और हम देखते कि ये नहीं पिघल रहा। अगर हम लकड़ी का रॉड लेते तो अगर हम लकड़ी को यहाँ गर्म करते तो लकड़ी यहाँ से जलनी शुरू हो जाती। आप यहाँ मोमबत्ती जलाए हैं ना, अगर सपोज हमने ग्लास रॉड लेने के बजाय लकड़ी लिया होता और लकड़ी में यहाँ हम मोम लगा करके इसमें आलपिन फंसाए होते, अब लकड़ी को यहाँ हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम ये देखेंगे कि बजाय हीट यहाँ जाके इसको पिघलाने के, ये लकड़ी यहाँ जलनी शुरू हो जाती है और हीट वहाँ तक नहीं पहुँचती। समझ आया? तो हीट बहुत जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचती। यही वजह होता है कि हमारे घर में जब चूल्हे में लकड़ी लगी होती है तो हम लकड़ी को, जैसे ये एंड जल रहा है तो हम ये वाला कोना पकड़ के लकड़ी उठा लेते हैं। इधर लकड़ी जलती रहती है, यहाँ लकड़ी जलती रहती है, लेकिन यहाँ हम लकड़ी को पकड़ लेते हैं और हमको गर्म नहीं लगता। लेकिन यही अगर लोहे का रॉड होता और इतना हिस्सा आग में जलता रहता और हम आपको बोलते हैं यहाँ पकड़ लो, तो अगर यहाँ लोहा आग में जल रहा है और आप यहाँ पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हीट दौड़ के यहाँ आती है, बहुत फास्ट आती है। तो अगर ये लकड़ी है, वुड है, तो ये अपने अंदर से हीट को आसानी से नहीं जाने देता। जाने देता है, हल्का फुल्का गर्म होता है, हल्का फुल्का, लेकिन पूरी हीट यहाँ तक नहीं आती। तो ये क्या बहुत अच्छा कंडक्टर है जो अपने अंदर से हीट को जाने दे रहा है? जाने तो देता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, इसलिए ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के लिए कैसा कंडक्टर है ये? बेकार, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। समझ आया? लेकिन अगर हम इबोनाइट ले लें या एस्बेस्टस ले लें, इबोनाइट क्या चीज़ है, एस्बेस्टस क्या चीज़ है? तो एस्बेस्टस ऐसे समझिए जैसे हमारे घर में जो हम स्विच यूज़ करते हैं बिजली के, टक टिक करने वाला, यानी पंखा चालू करने वाला, बल्ब चालू करने वाला, बंद करने वाला जो स्विच हम यूज़ करते हैं, वो स्विच एबोनाइट के बने होते हैं। प्लास्टिक जैसा दिखता है, दैट इज एबोनाइट। अब एबोनाइट को आप यहाँ पे गर्म करिए, उसकी हीट यहाँ तक बिल्कुल नहीं आती है, बड़े मजे से उसको पकड़े रहोगे, गर्म नहीं लगेगा आपको, हीट जाने ही नहीं देता। इसी तरह पोरिसिलिन होता है, चीनी मिट्टी, समझ आया? वो भी हीट अपने अंदर से बहुत कम जाने देता है। ठीक है, जाने देता है बहुत कम। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देते, जैसे एबोनाइट है और एस्बेस्टस है, ठीक है, ये मटेरियल क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो बिल्कुल भी हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो अब हमने मटेरियल का कैटेगरी बना लिया। वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को बहुत आसानी से जाने देगा, इसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। और जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को थोड़ा थोड़ा जाने देगा, पूरा नहीं जाने देगा, हल्का हल्का जाने देगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। समझ आया? आया? और जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को बिल्कुल नहीं जाने देगा, इसको हम बोलेंगे प्योरली इंसुलेटर। ये अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देता। और इंसुलेटर क्या है?
एबोनॉइट है, एस्बेस्टस है और उसी तरह की बाकी चीज़ें हैं। समझ आया? तो ये होता है मटेरियल का क्लासिफिकेशन। इसको हम अभी नोट कर देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर हुआ कैसे? तो हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? देखिए, ये एक मटेरियल है और हीट मटेरियल के अंदर चल रही है। अब ये मटेरियल बना किस चीज़ का है? तो आंसर है कोई भी मटेरियल एटम या मॉलिक्यूल से बनता है। तो इसमें होता क्या है, इधर हम गर्म करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ का एटम या मॉलिक्यूल हमारे आग जलाने से इसको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। हीट बेसिकली क्या चीज़ है? एनर्जी। तो इस मेटल का यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला जो एटम है, उसको क्या मिली? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी मिलने से मॉलिक्यूल करेगा क्या? वो ऐसे हिलने लगता है। और ज़्यादा एनर्जी मिली और फास्ट हिलता है, और ज़्यादा एनर्जी मिली और फास्ट हिलता है, और इतना फास्ट हिलता है कि ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेशन तो समझते हो आप ना? और अगर नहीं समझते हो वाइब्रेशन, तो ऐसा करो, एक स्केल पट्टी लो मेटल वाली, एक टेबल में आधा ऐसे स्केल पट्टी लटकाओ और लटका के ऐसे करके छोड़ दो, तो आप देखोगे स्केल ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगता है। दिस इज वाइब्रेशन। समझ आया? तो हम क्या करते हैं, हमने इसको गर्म किया, यहाँ के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, तो इसका वाइब्रेशन बढ़ गया। जैसे इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को ऐसे धक्का मारेगा। तो अगर इसने बगल वाले मॉलिक्यूल को ऐसे धक्का मारा, तो बगल वाला भी ऐसे हिलने लगेगा, फिर वो अपने बगल वाले को धक्का मारेगा। तो ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल था, ये ऐसे क्यों हिल रहा था? क्योंकि इसको हीट एनर्जी मिली थी। हीट एनर्जी के कारण ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण उसने दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारा, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे हिलने लग गया। तो पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को हिलाया, और कोई भी चीज अपने से चल नहीं सकती जब तक उसको एनर्जी ना मिले। तो इसका मतलब है पहले मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट होकर के दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मार के वाइब्रेट कराया, यानी अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दी। कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी उसके पास थी। तो कौन सी एनर्जी थी पहले मॉलिक्यूल के पास? जो एनर्जी हम दे रहे थे। कौन सी एनर्जी दे रहे थे? हीट एनर्जी, गर्म करके। तो पहले मॉलिक्यूल ने अपनी हीट एनर्जी धक्का मार के दूसरे मॉलिक्यूल को दे दी, अपने बगल वाले को। और जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिली, वो भी वाइब्रेट होने लगा, उसने अपने बगल वाले को धक्का मारा, तो अपनी हीट एनर्जी उसने तीसरे मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर दी। फिर वो अपने बगल वाले को धक्का मारेगा, फिर वो अपने बगल वाले को वाइब्रेट कराएगा। ऐसे वाइब्रेट करते 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 इसके अंदर जितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होते हैं। ये ऐसा वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं कि ये मॉलिक्यूल चल के यहाँ पहुँच गया, तो इसके अंदर नहीं चलता। ये आप हायर क्लासेस में चल करके पढ़ेंगे कि कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल, जैसे ये सॉलिड मटेरियल है ना, रॉड, कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल रुका नहीं रहता, वो अपनी जगह पर ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। समझ आया? लेकिन उसकी मीन पोजीशन फिक्स रहती है, वो अपने मीन पोजीशन से खसक नहीं सकता, वहीं पे वो ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, उसकी मीन पोजीशन फिक्स रहती है। सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल हैं, ये वाइब्रेट करके बगल वाले को धक्का मारेगा, ये अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को, और सब एक दूसरे को वाइब्रेट कराते हैं। इसका मतलब है सब एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो इसको एनर्जी मिली, ये अपने बगल वाले को दे दिया, फिर ये वाइब्रेट होके अपने बगल वाले को धक्का मार के अपनी एनर्जी उसको दे दिया, फिर वो अपने बगल वाले को दे दिया, फिर वो अपने बगल वाले को दे दिया। ऐसे करते 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 ये मोम जहाँ पर लगा था, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है, इसके बगल वाले मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी दी, ऐसे हिलने लगा, गर्म हो गया, क्योंकि हीट एनर्जी आई और गर्म हुआ, तो ये वाला जो वैक्स है, मोम है, ये पिघल गया और इसका आलपिन नीचे गिर गया। तो इसमें किस माध्यम से, किस मीडियम से हीट ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह? तो आंसर है इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन करके दूसरे मॉलिक्यूल को, अपने जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को जो उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंडक्शन में दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? कांटेक्ट में। अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस में चिपके नहीं होते, कांटेक्ट में नहीं होते, तो कभी भी ये अपनी एनर्जी दूसरे बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं कर पाते। समझ आया? तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी है? कांटेक्ट। और कांटेक्ट के कारण ही इस मेथड को क्या बोला जाता है? कंडक्शन बोला जाता है। तो कंडक्शन में होता क्या है? कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर के एनर्जी लेता है पहले, उसके बाद वाइब्रेट होकर के अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और यही सिलसिला आगे चलता रहता है। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। अब ये जो हीट ट्रांसफर होने का सिलसिला है, ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से होता है। अगर ये मेटल है तो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होता है, जल्दी से हीट ट्रांसफर हो जाती है। और अगर ये मेटल नहीं है, पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो इसके मॉलिक्यूल नहीं चलते, एकदम ना के बराबर हिलते हैं, तो ना के बराबर एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि यहाँ तक पहुँच सके। ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को हिलाया, उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, फिर वो बहुत कम एनर्जी से अपने बगल वाले को हिलाया, उसको और कम एनर्जी मिली, फिर वो अपने बगल वाले को एकदम ना के बराबर हिलाया, फिर वो अपने बगल वाले को हिला ही नहीं पाया। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ट्रांसफर हुई, आगे जा ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टर है। समझ आया? तो इस तरह से हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। आया समझ में? इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट आपको ये बताए गए हैं, ध्यान से देखिए। ये एक रॉड है,
अब हम मोमबत्ती यहाँ पे जलाएंगे सेंटर में ऐसे, ठीक। अब हम यहाँ पे मोम लगा लिए, यहाँ पे मोम लगा लिए, यहाँ पे मोम लगा लिए, यहाँ पे मोम लगा लिए। इसमें एक आलपिन फंसाया, इसमें एक आलपिन फंसाया, इसमें एक आलपिन फंसाया, इसमें एक आलपिन फंसाया और इसको गर्म किया सेंटर से। बताइए कौन सा आलपिन पहले गिरेगा? मैं नंबर दे रहा हूँ इसको ना, सपोज दिस इज 1 2 3 4, कौन सा पिन पहले गिरेगा? तो जैसे ही आप इसको गर्म करते हो हीट अब दोनों तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे ऐसे भी धक्का मारेंगे, ऐसे ऐसे भी धक्का मारेंगे। तो इधर के मॉलिक्यूल भी सेम एनर्जी लेकर के अपने बगल वाले को ऐसे धक्का मारेंगे। तो जितनी एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी उतनी एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी। तो जितने टाइम में ये वाला वैक्स जो है मेल्ट होगा उतने ही टाइम में ये वाला वैक्स भी मेल्ट होगा। सेम टाइम में ये दोनों वैक्स मेल्ट होंगे, उसके बाद फिर ये दोनों वैक्स मेल्ट होंगे, क्योंकि एनर्जी इधर भी चल रही है और एनर्जी इधर भी चल रही है। समझ आया? तो अगर हम सेंटर में जलाते हैं, आग जलाते हैं, हीट देते हैं सेंटर में, तो दोनों तरफ एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और एक कोने में जलाते हैं तो फिर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, जो पहले मिलेगा वो पहले पिघलेगा, जो बाद में मिलेगा वो बाद में पिघलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नोट कर लेते हैं कंडक्शन किसको बोलते हैं, और कंडक्शन के बेसिस पर ये जो अलग अलग मटेरियल का हमने क्लासिफिकेशन किया इसको बोलते क्या है। एक को इंसुलेटर बोलते हैं, एक को बैड कंडक्टर बोलते हैं, एक को गुड कंडक्टर बोलते हैं हीट का। समझ आया? तो ये होता है कंडक्शन। ठीक, अब हम इसको नोट कर लेते हैं, आराम से लिख लीजिए आप। हाँ जी, चलिए, तो इसको मैंने लिख दिया है, अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। पहले पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या नोट किए हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन। इसको थर्मल कंडक्शन भी कहते हैं, कंडक्शन भी कहते हैं। सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के एक जगह से दूसरी जगह गए बगैर हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होती है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? जब हम मॉलिक्यूल के कांटेक्ट के कारण हीट को ट्रांसफर करवाते हैं, कंडक्शन। इसका कारण क्या है? देखिए, ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल, रीजन लिख रहे हैं, ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे हम गर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड देयर हीट एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट किए, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्टार्ट किए, तो उनकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है। एंड देन पास एनर्जी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। और ऐसे वाइब्रेट होते होते उसने बगल वाले को ऐसे हिट किया, तो ये भी ऐसे वाइब्रेशन शुरू कर दिया दोनों, फिर ये अपने बगल वाले को हिट किया। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। ये इसका कारण है। ओके, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से जो हीट ट्रांसफर होगा या जो भी बॉडी हीट को ट्रांसफर करेगी उसके साथ हम कौन सा वर्ड लगा देंगे? हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्शन के माध्यम से जब भी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हीट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्टिविटी शब्द हम ले आएंगे यहाँ पर कंडक्शन के कारण। कंडक्टिविटी बताएगा कांटेक्ट। समझ आया? ओके, अब हीट कंडक्टिविटी के बेसिस पर, यानी कौन सा मटेरियल ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा, कौन सा मटेरियल कम हीट कंडक्ट करेगा, कौन सा मटेरियल हीट कंडक्ट नहीं करेगा, हीट के कंडक्शन के बेसिस पर, हीट के कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया। और हमने 3 तरह का मटेरियल बनाया। एक मटेरियल का नाम हमने रखा इंसुलेटर, एक बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, और दूसरा कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे? इंसुलेटर आर दोस मटेरियल, दोस सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू या विच डू नॉट अलाउ हीट कंडक्शन थ्रू दैम। एग्जाम्पल क्या है? एबोनाइट, एस्बेस्टस, रबर। इनको गर्म करो, ये हीट ट्रांसफर नहीं करते। जैसे रबर ले लीजिए, वैसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल। रबर हमने लिया, अगर आप यहाँ आग जला दिए तो आप यहाँ पकड़े रहोगे, हीट नहीं आएगी, यहाँ आपका हाथ गर्म नहीं होगा, ये रबर यहाँ जलना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा लेकिन हीट जाने नहीं देगा। समझ आया? इसी तरह से एबोनाइट है, एस्बेस्टस है। ठीक, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर किसको बोलेंगे? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर हीट बहुत कम फ्लो होती है, यानी आसानी से फ्लो नहीं होती। सो what are bad conductors? Which do not allow या which do not easily allow heat to pass through या heat conduction। जो आसानी से हीट को फ्लो नहीं होने देते वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहलाएंगे। जैसे लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, एटसेट्रा। और गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे? विच ईजिली अलाउ हीट टू पास थ्रू। जैसे मेटल हो गया, वाटर हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। समझ में आया? अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है। 2022 में ये सारे क्वेश्चन आए थे, उन्होंने इनके साथ थर्मल शब्द लगा लिया था। जैसे हर एक के साथ हम थर्मल शब्द लगा सकते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर, व्हाट इज थर्मल बैड कंडक्टर, व्हाट इज थर्मल कंडक्टर। तो थर्मल शब्द हम इनके साथ लगा लेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1 मार्क 2 मार्क का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है यहाँ से। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया विथ एग्जाम्पल। समझ गए? तो थर्मल इंसुलेटर, थर्मल बैड कंडक्टर या थर्मल पुअर कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर, थर्मल शब्द इसमें आप और लगा लेंगे। हो गया? तो ये पहला हमारा तरीका है हीट ट्रांसफर करने का। अच्छा, अब इसमें
अगर हम कंडक्शन से हीट को ट्रांसफर करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी डेली लाइफ में कहीं आपने देखा है कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होते हुए? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ का, कोई भी एग्जांपल कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होते हुए आपने देखा है? सोच के देखिए। एक तो ये हमने बता दिया, रॉड आप गर्म करिए, एक कोना आप पकड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे, अगर आपका हाथ भी गर्म हो गया तो मतलब हीट इसके मॉलिक्यूल के अंदर से होते होते आपके हाथ तक आ गई। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल इन अवर लाइफ। दूसरा और कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। आप अपने हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा रखिए, आइस, और हाथ को ऐसे बंद करिए, तो क्या लगता है वो बर्फ ही रहेगा कि पिघल जाएगा? कैसे पिघल गया? तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी से हीट कहाँ चलेगी? बर्फ के अंदर, और बर्फ को मेल्ट कर दी। तो हीट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? और कैसे ट्रांसफर हुआ? बर्फ आपके हाथ में कांटेक्ट बनाई, चिपकी, कांटेक्ट बना, कांटेक्ट बनने से आपके हाथ की गर्मी, आपके हाथ की हीट बर्फ में चली गई, इसके कारण बर्फ मेल्ट होने लग गया। सो देयर इज कंडक्शन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हीट कंडक्शन। समझ में आया? और कोई एग्जांपल है क्या? जी हाँ, जब हम घर में कपड़े प्रेस करते हैं आयरन से, आयरन बहुत गर्म रहता है, कपड़ा ठंडा रहता है, जैसे ही आप कपड़े में आयरन करते हो, प्रेस करते हो, छू के देखो, कपड़ा गर्म हो जाता है। इसका मतलब है आयरन के अंदर से, प्रेस के अंदर से हीट निकल के कहाँ चली गई? कपड़ों में चली गई। थोड़ी देर तक कपड़ा गर्म रहता है, उसके बाद कपड़ा ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट इवापोरेट होकर के नेचर में चली जाती है। समझ आया? इन्वायरमेंट में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो कपड़ा ठंडा हो जाता है, हीट उसमें से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। और कोई एग्जाम्पल? तो आप एक आध एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा मेथड हमारा जो हीट का है। तो एक आध एग्जाम्पल आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। एक मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे गर्मी के दिनों में हम अगर नदी किनारे जो रेत होती है उस रेत में चलें, सैंड जो नहीं होता, बालू, रेता, अगर गर्मी का अच्छा दिन हो, समर सीजन हो, और हम आपको बोलें कि उस रेत में चल के दिखाइए, तो जैसे ही आप रेत में चलने लगेंगे आपके पाँव में ठंडक लगेगी या गर्मी लगेगी? जाहिर सी बात है गर्मी लगेगी, पैर आपका गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो गया? आपका पैर ठंडा था और गर्मी के सीजन में जो रेत पड़ी हुई थी, सैंड, वो सैंड गर्म हो गई थी, तो गर्म हुई, आपका पैर उसमें पड़ा, तो सैंड से हीट कहाँ चलेगी? आपके पैर में, आपके पैर में गर्मी लगने लग जाती है, और सैंड के ऊपर आपका पैर पड़ता है, तो सैंड और आपका पैर दोनों कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपके डेली लाइफ के बता दिए। अब आप एक आध एग्जाम्पल कमेंट करके बताइए कि आपने कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होते हुए कहाँ देखा है। ठीक है, जब तक इसको रब करते हैं और दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। हाँ, अगला हमारा जो मेथड है हीट ट्रांसफर का, उस मेथड का नाम है कन्वेक्शन। दिस इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है? अभी हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को देता है, फिर वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, फिर वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, यानी ये वाला मॉलिक्यूल जो पहला मॉलिक्यूल था ये चल के हीट एनर्जी लेके नहीं जाता। ठीक है, तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर होने का एकलौता तरीका क्या होता है? एक मॉलिक्यूल अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वो अपने बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो अपने बगल वाले को ट्रांसफर करेगा। मॉलिक्यूल खुद चल के नहीं जाता, मॉलिक्यूल वहीं रहता अपनी जगह, खाली एनर्जी ट्रांसफर कर देता है धक्का मार के, वाइब्रेट करके। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है कन्वेक्शन, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इसमें एक लोकेशन की हीट दूसरे लोकेशन तक ले जाने के लिए मॉलिक्यूल को चल के जाना पड़ता है। अब ये जाहिर सी बात है, अगर मॉलिक्यूल चल के जाते हैं हीट एनर्जी लेके, तो ये वही परफॉर्म करता होगा जिसके मॉलिक्यूल मूव हो सकते होंगे। तो कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनके मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं? तो आंसर है पानी के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस भी ऐसे फैलती है, बहती है, फ्लो होती है, पानी भी बहता है, फ्लो होता है। तो जिसके मॉलिक्यूल के पास ये टेंडेंसी है कि वो फ्लो हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अलाउ है जिसको जाना, तो वो मॉलिक्यूल एक लोकेशन से एनर्जी लेकर के दूसरे लोकेशन तक जा सकते हैं। और मॉलिक्यूल के मोशन के कारण, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल के एटम के मोशन के कारण जब हीट ट्रांसफर होता है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो जैसे हमने नोट क्या किया है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो हो सकती है। तो लिक्विड भी फ्लो हो सकती है, गैस भी फ्लो हो सकती है, तो फ्लूइड में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लूइड को लिक्विड प्लस गैसेस, क्योंकि दोनों के पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, तो दोनों को एक शब्द हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो जिसके मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होगा, उस हीट ट्रांसफर के मेथड को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। अब हीट उसी नियम से ट्रांसफर होगा, एक जगह गर्म होगी, एक जगह ठंडा होगा। तो हायर टेम्परेचर बॉडी से या हायर टेम्परेचर लोकेशन से लोअर टेम्परेचर लोकेशन तक एक मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके ऐसे चला जाएगा,
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मॉलिक्यूल खुद चला जाएगा हीट लेके, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन मेथड। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। रीजन मतलब होता है लोकेशन, इलाका, प्लेस, जगह। तो ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह से एक मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके कम टेम्परेचर वाली जगह पर जब चला जाता है तो हीट ट्रांसफर हो गया। ये जो मेथड है हीट ट्रांसफर का, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण हमारी दुनिया चल रही है। हम लोग सीजन जो अलग अलग मजा लेते हैं, गर्मी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद स्प्रिंग सीजन रहता है, और फिर गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आता है। तो ये जो सीजन, 4 सीजन हमारे बार बार पलट पलट के आते रहते हैं, ये कन्वेक्शन के कारण ही आते हैं। कैसे आते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कन्वेक्शन होता कैसे है, ये आप अपने घर में भी देख सकते हो। एक एक्टिविटी आपकी किताब में लिखा हुआ, उसको भी पढ़ के आप समझ सकते हो। हमको करना क्या है, हमको एक बर्तन लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे एक बर्तन लिया, बीकर, और इस बीकर में हमने पानी ले लिया। क्या ले लिए? पानी। तो इसमें हमने ऐसे वाटर भरा हुआ है। अब इसमें अगर हम कोई चेंज देखना चाहते हैं तो थोड़ा इसमें कलर मिला लेते हैं, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है। तो 2-4 बूंद इंक के इसमें मिला लीजिए, इंक। ठीक है, इंक नीले कलर का, ब्लू स्याही, इसमें आपने मिला लिया तो पानी थोड़ा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, ताकि इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इस बर्तन को नीचे से ऐसे गर्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको गर्म करना शुरू करिए। हीट यानी हमने यहां आग जलाया, फायर, तो हीट एनर्जी इसको मिली। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स को हम कैसे दिखाएंगे? गोला गोला, अंटी जैसे। अंटी समझते हो ना, जैसे आप लोग खेलते हो ये कंचे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल, अभी ये पानी ठंडा है और हम नीचे से गर्म कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, जो मॉलिक्यूल हीट के कांटेक्ट में आएगा, जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं ऐसे ऐसे, ये सपोज इन मॉलिक्यूल्स को अभी एनर्जी मिली सबसे नीचे वाले लेयर में। भाई पानी लेयर बाय लेयर होता है, तो पहला मॉलिक्यूल का लेयर, दूसरा मॉलिक्यूल का लेयर, तीसरा मॉलिक्यूल का लेयर। और पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये टेंडेंसी होती है कि वो मूव हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, जो चीज़ सॉलिड के अंदर नहीं होती। ठीक, तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये हीट के कांटेक्ट में आया, आग के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ से हीट एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिली। अब जिस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो रुकेगा कि भागेगा? जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो भागने लगता है, पागल हो जाता है। ठीक, तो इसको एनर्जी मिलती है, तो ये क्या होता है? हल्का होता है। गर्म करने से कोई भी चीज़ क्या होती है? हल्का होता है, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो बहुत एक्साइटेड होकर के ये एनर्जी लेकर के बहुत तेज़ी से भागता है। किधर भागेगा? कोई भी हल्की चीज़ किधर जाती है? आप एक बलून लीजिए, बलून के अंदर हवा भरी रहेगी, उस बलून को गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करिए और छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे बलून कहाँ गया? आंसर है ऊपर चला गया। कोई भी चीज़ जो हल्की हो जाती है कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ, गर्म होने से हल्का हो जाता है। हल्का होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल है गोला गोला ऐसे, बॉल जैसे, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये कुछ जगह घेर रहा है। समझ आ रहा है? इतनी जगह इसने घेरी, इतना वॉल्यूम इसने कैप्चर कर लिया। अब ये गर्म होके हल्का हो गया, हल्का होके ऊपर जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा? जैसे ये गर्म हुआ, इसको एनर्जी मिली, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाने लगता है। ऊपर आया, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये ऊपर पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया, टॉप तक ऊपर। ये सिंगल मॉलिक्यूल को मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पहुंच गया। यानी अगर ये हल्का हो गया तो ये भागेगा ऊपर की तरफ। अब सोचिए, अगर ये यहाँ बैठा हुआ है तो इसने जगह घेर रखी है, लेकिन जब ये हल्का हो जाएगा गर्म होकर, इसको एनर्जी मिल जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये हल्का होकर ऊपर जाना चाहता है। कोई भी चीज़ जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है, तो अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो ये अपनी जगह छोड़ेगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाने के लिए ऐसे खसकता है, ये अपनी जगह छोड़ देता है। अब इसकी जगह खाली हो गई, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, तो वाटर के मॉलिक्यूल तो सब जगह ठूस ठूस के भरे हैं। जैसे ही ये खसकता है दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह आ जाता है। ठीक, अब समझिए, जैसे ही ये खसक के यहाँ गया, ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह आ गया, और ये ठंडा है, मान लो ठंडा मॉलिक्यूल इसकी जगह आया। अब ये हीट एनर्जी किसको मिल रही है? ठंडे वाले को। ठंडे वाले को एनर्जी मिलेगी तो ठंडा वाला भी क्या होगा? गर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक्साइटेड होगा, भागेगा, हल्का हो गया, ऊपर जाएगा, तो ये ठंडा वाला फिर ऐसे ऊपर जाता है। समझ रहे हो? अब जैसे ये ठंडा वाला मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर गया, इसकी जगह भी खाली होगी, पहले इसने कुछ जगह घेर रखी थी, जैसे ही हल्का होकर ऐसे भागा, जगह खाली कर दिया। जैसे ही जगह खाली करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल इंतजार में है, ठंडा वाला, इसके जस्ट बगल वाला, वो इसके बगल में आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये जगह छोड़ता है, बगल वाला मॉलिक्यूल जगह पे आ जाता है। समझ आया?
फिर से इसने जगह छोड़ी, ये इसकी जगह ले लेगा। जब ये गर्म होकर ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह ले लेगा। जब ये गर्म होकर ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ तो इसके बगल वाला इसकी जगह ले लेगा। जब ये गर्म होकर ऐसे भागेगा तो इसके बगल वाला इसकी जगह ले लेगा। और ऐसे करते 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 एक एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेके भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, समझ रहे हो। और इधर भाग के यहाँ आते हैं, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आता है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आता है, फिर चौथा मॉलिक्यूल आता है, फिर पांचवा मॉलिक्यूल आता है। और इधर से क्या हो रहा है, ठंडे मॉलिक्यूल ऐसे नीचे जा रहे हैं यहाँ एनर्जी लेने के लिए, गर्म होने के लिए। ठंडे मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं, एनर्जी लेते हैं, गर्म होते हैं, इधर चले जाते हैं। फिर ठंडा मॉलिक्यूल आता है, जो जगह खाली होती है, एनर्जी लेता है, गर्म होकर चला जाता है। और ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक सारे ठंडे मॉलिक्यूल यहाँ आके एनर्जी लेके गर्म होकर ऊपर नहीं चले जाते। तो एक एक मॉलिक्यूल गर्म हो रहा है। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे मॉलिक्यूल एनर्जी ले लेके गर्म होकर ऊपर जाएंगे, फिर ठंडे वाले गर्म होकर ऊपर, फिर ठंडे वाले गर्म होकर ऊपर। और ये सिलसिला कितनी देर तक चलेगा, जब तक सारे मॉलिक्यूल गर्म नहीं हो जाते। तो एक एक करके सारे मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो पानी के गर्म होने का सिलसिला क्या है, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल एक एक करके गर्म होते हैं। जो गर्म होता है वो ऊपर आता है, अपनी जगह खाली करता है, उसकी जगह को भरने के लिए ठंडा वाला मॉलिक्यूल आता है, वो गर्म होता है, वो ऊपर भागता है, उसकी जगह को भरने के लिए फिर ठंडा वाला मॉलिक्यूल आता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाता है, जगह खाली करता है, फिर ठंडा वाला मॉलिक्यूल आता है। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। समझ आया। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें गर्म होकर के मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, और ठंडे मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, दिख रहा है। तो ये एक धारा बनती है। गर्म मॉलिक्यूल ऐसे दिखा और ठंडे मॉलिक्यूल ऐसे, ये तो ये एक धारा बनी, ऐसे ऐसे ये धारा बनी। ठंडे वाले जाएंगे एनर्जी लेने के लिए, गर्म वाले इधर आ जाएंगे। अगर ये कुछ ठंडे हो गए तो फिर यहाँ के एनर्जी लेके गर्म वाले ऐसे चले जाएंगे। ये एक धारा बनी, इसको बोलते हैं करंट। कौन सी करंट, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कन्वेक्शन। इस वजह से ये जो करंट बनती है ऐसे चलने की, करंट यानी धारा, पानी की धारा। पानी ऐसे चलने लगता है ना, घर में पानी उबाल के देखो, पानी स्थिर नहीं रहेगा, ऐसे बुलबुला बनता है, भागता है पानी, ऐसे 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 मॉलिक्यूल भागता है। तो ये जो धारा बनती है, इस धारा को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन करंट। इसी करंट का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये इसके दो नाम हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से खसक जाते हैं। खसकने को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करना, डिस्प्लेस होना, खसक जाना। इसलिए ये जो धारा बनती है, करंट बनती है, इस करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट या कन्वेक्शन करंट। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, जब एक मॉलिक्यूल गर्म जगह से एनर्जी लेके ऐसे दूसरी जगह चला जाएगा, ठंडी जगह, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल जब खुद जाता है हीट एनर्जी लेके, कन्वेक्शन। समझ आ गया, दिस इज कन्वेक्शन। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे पानी को या किसी गैस को, देखो ये जो चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, किसमें किया, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड, फ्लूइड। यही चीज़ गैस में भी होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल भी गर्म होकर दूसरी जगह जा सकते हैं। समझ आया, यही चीज़ गैस में होती है और इसी के कारण हवा चलती है। तो जो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड लगता है, कन्वेक्शन मेथड। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया आपकी किताब में, क्या सॉलिड के अंदर, सॉलिड के रॉड के अंदर या सॉलिड के किसी भी मटेरियल के अंदर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता? तो हमारा आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कन्वेक्शन के लिए क्या चीज कंपलसरी है, मॉलिक्यूल का मोशन। और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल चलता है क्या, नहीं चलता। इसलिए सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल नहीं मूव होते। तो सॉलिड के अंदर कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन से। एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके दूसरे को धक्का मारता है, फिर वो वाइब्रेट करके तीसरे को, लेकिन ये अपनी जगह पर ही ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ आया, मूव नहीं होते। तो ये उसका जवाब है। अच्छा, इसके बेसिस पर हम लोग गर्मी, ठंडी, बरसात, स्प्रिंग सीजन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इवन सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये जो हवाएं चलती हैं समुद्र से ज़मीन की तरफ या ज़मीन से समुद्र की तरफ, इसको भी हम इसी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा समझिए कैसे। देखिए, ये दिन का समय है, डे टाइम, और एक हम आपको दिखाते हैं नाइट टाइम। ठीक, यहां पर समझ लो ऐसे पानी है, ठीक, ये ओशन, ओशन या रिवर कुछ भी समझ लीजिए। ठीक, ऐसे सपोज दिस इज रिवर एंड दिस इज लैंड। ये जमीन है और जमीन में यहां ये रेत है, मान लो ऐसे, सैंड। ठीक, यही पिक्चर मैं यहां पर बनाता हूं। सपोज दिस इज ओशन या सी, नदी मान लेते हैं, और यहां पर क्या है, ऐसे जमीन, दिस इज सैंड,
और लैंड जमीन है ना। ठीक, दिन का पिक्चर समझो, इधर सन है, सन से कंटिन्यूसली धूप आती है। ये हम गर्मी के सीजन की बात कर रहे हैं, ठंडी के सीजन की बात कर रहे हैं, हर समय यही नाटक होता है हर जगह। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझना ना, आपको कहानी अभी समझ में आ जाएगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे संसार में जो मौसम के बदलने का कारण है वो यही है। तो इसको ध्यान से समझिए, मौसम कैसे बदलते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं। ठीक है, देखिए गर्मी के सीजन में दिन के समय सूरज निकला होता है। अच्छा, रात के समय तो सूरज नहीं होता ना, तो हम इसको चंदा मामा बोल देते हैं। चलो, मून, ये नाइट टाइम है ना, नाइट टाइम तो सूरज नहीं होता, तो हमको सूरज बनाना भी नहीं चाहिए, चंदा मामा बना देते हैं या खाली कर देते हैं। सूरज डूब गया, सूरज सोने चला गया ना, सोने गया है सूरज। ठीक, ओके। दिन के समय सूरज की रोशनी जब आती है तो पानी भी गर्म होता है, ज़मीन भी गर्म होता है। आप मुझे बताएंगे कि ज़्यादा गर्म कौन हो जाएगा, जल्दी हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? सूरज से जो हीट आती है, पानी में भी उतनी हीट आ रही है, ज़मीन में भी उतनी हीट आ रही है। ये रेत है, सैंड, सैंड ना, रेता। कौन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा? तो हमारा आंसर है सैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्यों धीरे से गर्म होता है, देर से गर्म होता है? तो इसका रीजन ना हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। अभी आप पूछेंगे स्पेसिफिक हीट क्या है, तो वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। हम कवर करेंगे इसी चैप्टर में व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट। जब आप ये पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसा क्यों होता है। तो फिलहाल इन जनरल प्रिंसिपल कॉमन सेंस लगाते हुए हम ये समझेंगे कि रेता, सैंड और पानी में जल्दी गर्म कौन होता है? रेत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर रेत जल्दी गर्म हो गई दिन के समय तो रेत बहुत गर्म है, तो रेत के ऊपर जो हवा होगी, एयर, इमेजिन करना, रेत के ऊपर भी हवा है, नदी के ऊपर भी हवा है, एयर तो दोनों जगह है। तो यहाँ का जो एयर है, नदी, ये सैंड के ऊपर की जो हवा है, ये हवा ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो एयर क्या हो जाती है? हॉट, ज़्यादा। समझ आया? यहाँ जो एयर है ऐसे, क्योंकि ये लैंड बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बालू, ये सैंड बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके ऊपर जो हवा होगी वो हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। समझ आया? और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो इसके ऊपर जो एयर रहेगी वो ठंडी रहेगी, क्योंकि अभी ये उतना गर्म नहीं हुआ है। और रेत जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर जो हवा होगी वो रेत के गर्मी के कारण ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। और अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो चीज़ गर्म हो जाती है उसका क्या होता है? वो ऊपर जाती है। तो अगर यहाँ की हवा गर्म हो गई तो ये हवा कहाँ जाएगी गर्म होके? ऊपर। हल्की हो गई, हल्की होके ये एयर ऊपर चढ़ेगी। अगर ऊपर जाएगी तो अपनी जगह खाली कर देगी। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्के होकर ऊपर चले गए, तो जो मॉलिक्यूल चले गए उसकी जगह खाली हो गई, तो उसकी जगह को भरने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे। कहाँ से आएंगे? देखिए, जो मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऊपर चले गए, ये जगह खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल आया? गर्म कि ठंडा? तो आंसर इधर ठंडा मॉलिक्यूल होता है। ठंडा मॉलिक्यूल दौड़ के आता है इसकी जगह को, वैकेंट जगह को भरने के लिए। तो यहाँ पर जो एयर हल्की होकर के ऊपर चलेगी, इसको फुलफिल करने के लिए कौन आएगा इसकी जगह को? ठंडा एयर। और ठंडा एयर कहाँ है? नदी के ऊपर। तो नदी के ऊपर से ऐसे एयर आता है, ऐसे। ठीक है, ये कौन आ रहा है? एयर, हवा। कहाँ से आता है? यहाँ पर एयर कैसा है? नदी के ऊपर एयर इज कोल्ड, ठंडा हवा। नदी के ऊपर की हवा ठंडी है, लैंड के ऊपर की हवा गर्म हो गई, गर्म होकर ये ऊपर चलेगी। अगर ये ऊपर चली गई तो जगह खाली हो गई, उस जगह को भरने के लिए ये एयर कहाँ से आ गई? नदी के ऊपर वाली एयर। ठंडी हवाएं ऐसे चल के आती हैं। समझ आया? इसीलिए गर्मी के सीजन में जब हम नदी के किनारे, समुद्र के किनारे मौज मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं या चलते हैं, तो हवाएं आती, ठंडी ठंडी हवा आती है समुद्र के ऊपर से। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर चली गई है। अगर ऊपर चली गई तो उसकी जगह खाली हो गई, तो उसको भरने के लिए ठंडे मॉलिक्यूल आएंगे ठंडी जगह से। तो ये ठंडी जगह से हवा ऐसे चल के यहाँ आते हैं, और ये जो गर्म होकर के हवा गई है ये ऊपर जाकर के ठंडी होती है, और ठंडी होकर कहाँ चली जाएगी? इधर, ऐसे। दिख रहा है? ऊपर गया, ठंडा हुआ, ठंडा होकर ठंडे इलाके में चला गया, और इधर से ठंडी हवाएं ऐसे आ गई। तो ये दिन के समय में हवा कहाँ से कहाँ चलता है? फ्रॉम रिवर टू लैंड। समझ आया? दिन के समय, ये डे टाइम का पिक्चर है। कहाँ से कहाँ हवा चली? फ्रॉम रिवर टू सैंड या फ्रॉम ओशन टू लैंड। दिस इज डे टाइम पिक्चर। समझ आया? इसको बोलते हैं क्या कहेंगे? ठीक है, आगे समझते हैं, उसके बाद फिर नामकरण करेंगे। रात में क्या होता है? पूरा दिन धूप पड़ा, ये भी गर्म हुआ, ये भी गर्म हुआ। अब रात में सूरज चले गए, सूरज चाचू और चंदा मामा जाग गए। चंदा मामा जाग गए तो कोई गर्मी है नहीं। अब ये सैंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पानी बहुत धीरे 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 गर्म होता है और बहुत धीरे 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 ठंडा भी होता है।
हीट लेने में भी बहुत टाइम लगाता है, हीट निकालने में भी बहुत टाइम लगाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग जब चोट लगता है तो डॉक्टर साहब हमको मशवरा देते हैं कि भैया वाटर बैग लो और उससे सेंको। क्यों? क्योंकि आप पत्थर गर्म करके ऐसे हीट लगाओगे, पत्थर गर्म करके हीट लोगे तो 2 बार जैसे ही पत्थर रखोगे पत्थर ठंडा हो जाएगा। लेकिन पानी का वाटर बैग जब आप गर्म करके आप उसकी हीट अपनी बॉडी में लोगे, सेकाई करोगे तो ये जल्दी ठंडा नहीं होता। करके देखो, ठंडी का सीजन आ रहा है, बढ़िया वाटर बैग मंगाओ, ऑनलाइन मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी में लगाओ, फट से चार्ज हो जाता है 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, और बड़े मजे से सेंकते रहो, बहुत देर तक चलता है। ठीक है, वाटर बैग बहुत धीरे धीरे हीट बाहर निकालता है और बहुत धीरे धीरे गर्म भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट में दोबारा। तो ये क्या होता है, रात के समय इसकी हीट बहुत जल्दी निकल जाती है और ये गर्म होने में भी बहुत टाइम लेता है, हीट निकालने में बहुत टाइम लेता है। तो इसमें इन दोनों में गर्म कौन सबसे ज्यादा? इसने बहुत जल्दी हीट निकाल दी, ये ठंडा हो गया। ये कैसा हो जाता है? ठंडा, कोल्ड। और ये कैसा रहता है? हॉट। पानी बहुत गर्म रहता है। अगर पानी गर्म है तो पानी के ऊपर जो एयर होगी वो एयर भी कैसे रहेगी? एयर भी कैसा रहेगा? गर्म, हॉट एयर। समझ आया? क्योंकि पानी गर्म रहता है, धीरे धीरे हीट निकालता है, तो पानी के ऊपर की हवा भी कैसे रहेगी? गर्म रहेगी। ये ठंडा हो जाता है तो इसके ऊपर की हवा कैसी रहती है? कोल्ड। रात के समय का पिक्चर है। अब बताओ गर्म हवा कौन है? ये। अगर ये एयर गर्म है तो ये कहाँ भाग जाएगा? अगर ये हवा गर्म है तो ये हल्की होके कहाँ चली जाएगी? ऊपर। अगर ये हल्की होके ऊपर चली गई तो एयर के मॉलिक्यूल की जगह खाली हो गई, उसको भरने के लिए कौन से मॉलिक्यूल आएंगे? ये ठंडे वाले। तो ये ठंडे वाले मॉलिक्यूल ऐसे भागते हैं उधर। तो रात में हवा कहाँ से कहाँ चल रही है? रात में हवा कहाँ से कहाँ फ्लो हुई? तो हमारा आंसर है लैंड से सी की तरफ फ्लो हुई, जमीन से समुद्र की तरफ, नदी की तरफ फ्लो होती है। ये रात का सीन है। और ये जो एयर है ये हल्की होकर के ऐसे आती इधर, ऐसे, और फिर से ये यहाँ ठंडा होता है और फिर से इधर जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा निरंतर ऊपर चलते रहती है और उसको भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए यहाँ से हवा जाती है फ्लो करके। तो रात में हवा कहाँ से कहाँ चलती है? जमीन से नदी की तरफ। और दिन में हवा कहाँ से कहाँ चलती है? नदी से जमीन की तरफ। ये साइकिल है। और ये साइकिल किसके कारण चलता है? ये साइकिल कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण चलता है। समझ आए? अब सुनिए ध्यान से, मौसम कैसे चेंज होता है। तो जब हमारे यहाँ मान लो गर्मी का सीजन है, समर सीजन, अच्छा धूप पड़ रहा है, अच्छी गर्मी पड़ रही, जमीन पूरी गर्म, तो जमीन के ऊपर की हवा क्या होगी? गर्म होगी, गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ के मॉलिक्यूल की जगह खाली कर दी, वैकेंट हो गया जगह, तो इस जगह को भरने के लिए कौन आएगा? ठंडा मॉलिक्यूल। तो ठंडा मॉलिक्यूल कहाँ है? तो ऐसा तो नहीं, अर्थ तो गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो एक जगह पर अगर गर्मी पड़ रही है तो दूसरी जगह पीछे की तरफ क्या पड़ रही होगी? एक जगह गर्मी है तो कहीं तो ठंडी होती होगी, जहां ठंडी होगी वहां की हवा दौड़ के आएगी किसको भरने के लिए? गर्म जगह की हवा जो ठंडी होकर के ऊपर गई है और जगह खाली कर गई है, उस जगह को भरने के लिए ठंडी जगह से हवा चल के आती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। फिर अगले 6 महीने के बाद वहां गर्मी पड़ेगी, यहां ठंडी पड़ेगा, क्योंकि 6-6 महीने के बाद साइकिल चेंज होता है। समझ आया? तो जब वहां गर्मी पड़ेगी तो वहां की हवा ऊपर उठ जाएगी और यहां ठंडा रहेगा, तो यहां से हवा ऐसे जाती है गर्म जगह भरने के लिए। समझ आया? इसी वजह से पुराने जमाने में जब हमारे पास मोटर इंजन नहीं था, मोटर बोट नहीं था, आजकल तो हम लोग मोटर से बोट चलाते हैं, नाव पानी के ऊपर, जब ये नहीं था तो हम लोग पाल वाले जहाज चलाते थे, पर्दा लगाते थे बहुत बड़े बड़े। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखिए, आपको समझ में आएगा, जैक स्पैरो की मूवी। ठीक है, तो पाल लगा के हम लोग जहाज चलाते थे। उसमें क्या होता था, जैसे मान लो यहाँ गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ ठंडी पड़ रही है और चाइना में गर्मी पड़ रही है मान लो, तो चाइना में अगर गर्मी पड़ रही है और भारत में ठंडी पड़ रही है, तो चाइना की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो भारत में अगर ठंडी है तो भारत की ठंडी हवा कहाँ जाएगी? चाइना। क्यों? क्योंकि जगह खाली हो गई है, मॉलिक्यूल को जगह लेना है, तो ठंडी जगह से हवा गर्म जगह चलती है। तो हवा कहाँ चल रही है? चाइना की तरफ चल रही है। अब हम क्या करेंगे, जहाज का मुंह चाइना की तरफ करेंगे, अपना पाल ऐसे लगाएंगे ताकि जब हवा चाइना की तरफ फ्लो हो तो हवा किस पे पड़े? पाल पे, और वो जहाज को धक्का मार के ले जाए चाइना। समझ आया? इस तरह से जहाज चला करते थे। तो जो रूट हम लोग पहले व्यापार जो है जहाज में सब माल लाद के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी तरह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाते थे और हम कपड़ा बेचने जाते थे, क्योंकि भारत में सिल्क बहुत होता था, रेशम। समझ आया? तो जब हम इसको लेके एक जगह से पानी के माध्यम से, पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से दूसरी जगह जाते थे, और ये हवा के माध्यम से जाते थे, कोई मोटर बोट तो होता नहीं था, तो वो जो रास्ता होता था उस रास्ते का हमने नाम रख दिया था सिल्क रूट। सिल्क रूट। समझ आया? अब क्या होगा, 6 महीने बाद यहाँ गर्मी पड़ेगी, वहाँ ठंडी पड़ेगी, तो जब यहाँ की हवा ऊपर उठती है तो फिर चाइना से हवा कहाँ आएगी? यहाँ। तो जब चाइना से हवा इस तरफ चलती है तो फिर हम अपनी जहाज का मुँह चाइना से इधर कर लेते थे,
और वहाँ से मसाला खरीदते थे, दुनिया भर के सामान खरीदते थे और जहाज इधर लेके आ जाते थे। हवा धक्का मारते मारते मारते, पाल में पड़ते पड़ते धक्का मारते मारते जहाज को यहाँ ले आती थी। तो 6 महीने हवा एक तरफ चलती थी, 6 महीने दूसरी तरफ चलती थी। किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण। समझ आया? और इसी के कारण मौसम बदलते हैं। समझ आ गया? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन। अब हम आते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रोसेस की तरफ, दैट इज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन किसको बोलते हैं? तो बहुत आसान है। आप सबके घर में चूल्हा है, बर्नर है, जिसमें हम खाना पकाते हैं। बर्नर को जलाइए, चूल्हे को जलाइए और हाथ ऐसे रखिए। देखिए, सपोज ये हमारा चूल्हा है, बर्नर, ये ऐसे जल रहा है, यहाँ आग जल रही है, यहाँ हमने हाथ रखा, बगैर आग में हाथ डाले इतना दूर हमने हाथ रखा है और हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो हमने तो इसको टच नहीं किया, बिना टच किए यहाँ से हीट निकली और यहाँ आ गई हमारे हाथ में और हाथ को गर्म कर दिया। समझ आया? तो जो चीज़ यहाँ आग में से निकली वो है हीट एनर्जी और यहाँ आ गई। लेकिन अभी जो 2 मेथड हमने पढ़ा, दोनों मेथड में हमको क्या चाहिए? मॉलिक्यूल चाहिए जो यहाँ से चल के यहाँ तक जाए, या कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। दोनों में कांटेक्ट था, कांटेक्ट बनाए, या पहला हमने जो पढ़ा था सॉलिड वाला कंडक्शन, उसमें कांटेक्ट बना के हीट ट्रांसफर किया था। क्या हमने कोई कांटेक्ट बनाया? नहीं बनाया। समझ आया? यहाँ से कोई चीज़ निकली और हमारे हाथ को गर्म कर गई। तो जो चीज़ यहाँ से निकल के हाथ तक आई, दैट इज रेडिएशन। ये जो हीट आई, ये किस मेथड से आई? हीट ही है। आग से क्या निकलती? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी आके हमारे हाथ को गर्म कर गई, लेकिन बिना किसी मीडियम के थ्रू ये यहाँ आके हमारे हाथ को गर्म कर गई। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। लेकिन आप तो कहेंगे यहाँ तो हवा है, तो जो एयर का मॉलिक्यूल यहाँ फायर के कांटेक्ट में आया, आग के कांटेक्ट में आया, वो गर्म हुआ, वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया, या एयर में तो मॉलिक्यूल चल सकते हैं, तो जो एनर्जी एयर के मॉलिक्यूल को मिली और वो गर्म हुआ, गर्म होकर के एक्साइटेड हुआ और भागा, भाग के आया, हमारे हाथ को मारा और हमारे हाथ को गर्म लगा। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दें, यानी एयर निकाल दें यहाँ से, और यहाँ पे कोई आग का सोर्स रखें, हीट का सोर्स रखें और अपना हाथ रखें, इसके बावजूद यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसके बावजूद हीट यहाँ आके हमारे हाथ को गर्म कर जाती है। इसका मतलब ये है कि हीट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे सन से जो धूप आती है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं, यूवी रेस, वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। और सन और अर्थ के बीच में काफ़ी लंबी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई एयर का मॉलिक्यूल नहीं है। एयर तो खाली कुछ किलोमीटर तक है हमारे अर्थ के ऊपर, उसके उधर क्या है? उसके उधर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, उसको हम नहीं पहचानते। हवा नहीं है वहाँ, वहाँ कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम नहीं है। उसके बावजूद हीट सन से लेकर अर्थ तक आ जाती है। इसका मतलब है हीट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसके पहले के जो 2 मेथड आपने पढ़े, चाहे कंडक्शन का मेथड हो चाहे कन्वेक्शन का मेथड हो, कंडक्शन के मेथड में भी मॉलिक्यूल चाहिए। भले मॉलिक्यूल दौड़ के नहीं जाता दूसरी जगह, यहीं पे हिल के बगल वाले को मार देता है धक्का, वो बगल वाले को मार देता है धक्का और हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मॉलिक्यूल तो चाहिए ना धक्का मारने के लिए। कन्वेक्शन में आपने क्या देखा? चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, मॉलिक्यूल गर्म होगा तो हल्का होके खुद जाएगा, मॉलिक्यूल चलता है। तो मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए हीट को ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मटेरियल मीडियम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हीट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे हायर सेकेंडरी की क्लासेस में कि हीट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी होती है। जैसे लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है। हम अपने रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते घटाते हैं, यहाँ से जो एनर्जी निकल के जाती है टीवी में, ऑपरेट करती है सारे फंक्शन को, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जस्ट लाइक हीट। जो चीज़ हम आँख से नहीं देख पाते और सन से आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हीट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हीट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली मेंबर है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज रेडिएशन? इट इज ए प्रोसेस वेयर हीट वेव्स आर इमिटेड दैट मे बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड थ्रू ए कोल्डर बॉडी। यानी जब हीट वेव कहीं से चल के आए, जैसे सन से चल के आई और एक ठंडी चीज़ यहाँ हमने रखी, इसमें हीट आई। अब इस आने वाली हीट के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये इसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हीट एब्जॉर्ब करने वाला है कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है, कम एब्जॉर्ब करने वाला है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है। तो इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी। बहरकैफ जो हीट एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से यहाँ आई, इसमें टकराई, वो या तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, या रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, या इसके अंदर से ट्रांसमिट होगी और ऐसे पार चली जाएगी। जैसे अगर ये कांच होता
तो हीट एनर्जी जब इसमें से आती तो थोड़ी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती क्योंकि कांच गर्म हो जाता और बहुत सारी हीट एनर्जी इधर चली जाती। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ऐसा होता है। आप सब ने बचपन में एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। आप लेंस लीजिए और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कापी का पन्ना रखते हैं और लेंस ऐसे ऊपर रखते हैं, ऊपर से सनलाइट आती है, लेंस में डालते हैं और लेंस को एक जगह पर फोकस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कापी का पन्ना जलने लगता है, आग जल जाता है उसमें। करके देखिए घर में, ये कैसे हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाता है कि लेंस किसका बना होता है, कांच का। और कांच में जब सनलाइट आती है थोड़ा सा लेंस भी गर्म होता है और लेंस पूरी हीट को एक जगह पर पॉइंट कर देता है पेपर में। तो पेपर पर इकट्ठे एक पॉइंट पर हीट आता है और पेपर जलना शुरू हो जाता है। तो ये सबूत है कि कांच के अंदर से हीट, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसमें से हीट पार चली जाएगी दूसरी तरफ और थोड़ी सी हीट इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज मेथड ऑफ रेडिएशन। इट इज ए प्रोसेस वेयर हीट वेव्स आर इमिटेड। ये वो प्रोसेस है जब हीट वेव निकलती है, आती है, इमिट होती है, तो उसके साथ क्या होता है, दैट मे बी एब्जॉर्ब, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्टेड, या इसमें से रिटर्न हो जाएगी, या ट्रांसमिटेड, या इसके अंदर से छन के चली जाएगी दूसरी तरफ थ्रू ए कोल्डर बॉडी, एक ठंडे बॉडी के साथ। समझ आया। दूसरी तरह से कैसे डिफाइन करेंगे, हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ चलती है, लेकिन रेडिएशन के लिए क्या जरूरी है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट के अगर हीट गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चली गई तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडिएशन मेथड। और अगर कांटेक्ट बना के गई तो क्या कहलाएगा, कंडक्शन। और अगर मॉलिक्यूल हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह गया तो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। और बिना मॉलिक्यूल के, बिना किसी मीडियम की हीट गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चली गई तो ये क्या कहलाएगा, रेडिएशन। समझ आया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये बर्तन हमने ऐसे लगाया, ठीक, इसमें पानी भर दिया और नीचे आग जला दिया, ठीक। अब जब पानी गर्म होगा, ध्यान से देखना, ये आग हम थोड़ा नीचे से लगाते हैं ना, यहाँ सपोज ये आग का साधन है, दिस इज फायर। तो ये आग ऐसे निकल रही है, इधर भी ऐसे निकल रही है, इसको भी गर्म कर रही है ऐसे, ठीक है। जब गर्म होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर जाएगा और इधर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, यानी ये सिलसिला चलेगा। और इस सिलसिले का नाम हमने क्या रखा है, कन्वेक्शन। याद करिए, मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर के, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन हुआ। अब सुनिए, ये मेटल की बनी हुई चादर है, बर्तन। तो जब आग जलता है तो पहले कौन गर्म होता है, मेटल। तो मेटल गर्म हुआ और मेटल के कांटेक्ट में कौन है, अंदर पानी। तो पानी को हीट कहाँ से मिलती है, मेटल से, और मेटल के ऊपर पानी कांटेक्ट में रहता है, चिपका रहता है। तो मेटल क्या करता है, मेटल यहाँ हीट पहुँचाता है, क्योंकि मेटल के कांटेक्ट में वाटर है। तो अगर कांटेक्ट के माध्यम से हीट ट्रांसफर हुआ उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो यहाँ कौन सा एक्शन हुआ, ये, दिस इज कंडक्शन। ठीक है। और देखिए, आग हमने नीचे जलाया है, आग इसमें टच नहीं किया है, बहुत नीचे जलाया है, तो आग की गर्मी जो निकल रही है, हीट जो निकल रही है, बिना किसी कांटेक्ट के मेटल को गर्म कर रही है। तो जब बिना किसी कांटेक्ट की हीट पहुंच जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो ये वाला जो कहानी चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो इस एक चित्र में तीनों तरह के एक्सप्लेनेशन है। समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर नो एनी मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। जिस तरह से कन्वेक्शन और कंडक्शन में मीडियम चाहिए, मटेरियल चाहिए हीट को ट्रांसफर करने के लिए, मॉलिक्यूल चाहिए, रेडिएशन में किसी मॉलिक्यूल की, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे लाइट। तो आपके बुक में ये क्वेश्चन भी है, क्या हीट बगैर किसी मीडियम के मटेरियल के ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। आंसर है यस। क्या सबूत है, सन से यहाँ तक हीट आती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये सबूत है। ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस इन वैक्यूम। इसीलिए जहाँ कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है, वहाँ भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वैक्यूम में। समझ आया। ओके। इन रेडिएशन हीट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रेडिएशन में हीट एनर्जी चलती कैसी है, अगर हम इसको डायग्राम बना के दिखाना चाहें तो कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे लाइट के लिए हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ये, ठीक, दिस इज हीट। यहाँ कोई सोर्स होगा, इससे हीट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, लाइट की तरह ना। तो हीट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक। हीट इज ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। हीट जब किसी सोर्स से निकलती है तो सब तरफ एक समान निकलती है। जैसे इधर, जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब में इधर जितनी हीट निकलेगी, इधर भी उतनी निकलेगी, इधर भी उतनी निकलेगी, आपकी तरफ भी उतनी निकलेगी, मेरी तरफ भी उतनी निकलेगी, नीचे भी उतनी निकलेगी। एक समान सब डायरेक्शन में हीट निकलती है। क्या सबूत है, अगर ये बल्ब है, यहाँ हाथ लगाइए, गर्म लगेगा, ठीक, यहाँ हाथ लगाइए,
उतना ही गर्म लगेगा, यहाँ हाथ लगाइए उतना ही गर्म लगेगा, इधर उतना ही गर्म, इधर उतना ही गर्म, कहीं पर भी हाथ लगाएंगे एक समान गर्म आपको लगेगा। इसका मतलब है जब हीट निकलता है तो सब डायरेक्शन में एक समान ऐसे निकलता है, एक जैसा, ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्म निकलता है। तो ये है हमारे रेडिएशन के एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि गर्मी के सीजन में हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, लाइट क्लोथ्स वियर करना क्यों पसंद करते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना क्यों नहीं पसंद करते। तो इसका कारण ये है कि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है। क्या है? बहुत अच्छा एब्जॉर्बर। अगर काला कलर है, ब्लैक बॉडी, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, सन से जितनी तरह की लाइट आ रही है, जितनी तरह की हीट आ रही है, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा इमिटर भी होता है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है तो सबसे ज़्यादा हीट इमिट भी करेगा। समझ आया? और इसके ऊपर आपको एक एक्टिविटी लिखी हुई है आपकी बुक में कि आप एक 3 तरह के बर्तन लीजिए। एक सफ़ेद कलर का बर्तन लीजिए स्टील का, और एक बर्तन में ब्लैक कलर का पॉलिश कर लीजिए, ब्लैक बर्तन हो गया, और एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्ले पॉट। तीनों में पानी भर दीजिए, तीनों को धूप में रख दीजिए। बताइए कौन सा बर्तन का पानी जल्दी गर्म होगा, स्टील वाला बर्तन जो सफ़ेद बर्तन है उसका पानी, कि ब्लैक बर्तन के अंदर रखा हुआ पानी, कि मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ पानी। कौन सा पानी दिन में बाहर धूप में रखने से ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म होगा, कौन सा? तो इसका आंसर है ब्लैक कलर के बर्तन में जो पानी होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। और सफ़ेद कलर, सफ़ेद कपड़े गर्मी में काहे पहनते हैं, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करे। अगर आप गर्मी के सीजन में काले कपड़े पहन के निकलोगे तो तुरंत 1 मिनट के अंदर घर के अंदर आके कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक कलर के बर्तन में जो पानी होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। समझ आया? फिर से, अगर हम तीनों बर्तन उठा के छाँव में रख दें, ठंडे में रख दें, तो जल्दी ठंडा कौन होगा? तो फिर से आंसर वही है, ब्लैक कलर के बर्तन का पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। काहे? क्योंकि ब्लैक कलर जितना जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी हीट रिलीज भी कर देता है। अगर ये गुड एब्जॉर्बर है तो गुड इमीटर भी है। इमीटर मतलब निकालने वाला, हीट निकालने वाला। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे कि हीट के क्या क्या प्रभाव होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट। क्या क्या होता है? अगर किसी चीज़ को हीट दी जाए, किसी बॉडी को, तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या उसका लंबाई, चौड़ाई, एरिया ये बढ़ जाएगा, यानी एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा, या उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो 3 एक्शन होता है हीट का, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट कर लो इसको।